वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू द SST क्लासरूम। कैसे हो आप सभी बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे से हैं एंड कंटिन्यूइंग विद योर स्टडीज प्रॉपरली। ओके चिल्ड्रेन, योर SST, first of all I should write down the date. So the date today is 11/9/21. Class is 6. Subject is SST, where we are discussing about history. In history, children, up to the vital villages and thriving town, that chapter was completely over. I discussed with you the NCERT question answer as well as the extra questions from that particular chapter. Now, in today's video, I am going to discuss with you the new chapter. We are going to study about the new chapter. So that particular chapter name is Chapter 10, Traders, King and Pilgrims. Chapter 10, Traders, Kings and Pilgrims. Chapter 10, Traders, Kings and Pilgrims. So this is a chapter, children, which started with some news, some interesting story of a Jagini. So Jagini at the market. Jagini at the market. Jagini at the market. So it started with some interesting story. What happened? Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. So Jatini जो थी, she was very much interested in the things of the fair. Fair आप समझते हैं मेला, मेले लगते हैं जहाँ पे लोग कई जगहों से from different places they carry the goods and bring it to the market. मार्केट में लाते हैं and sell करते हैं. Fine. सो जागनी को बहुत अच्छा लगता था फेयर में यानी मेलों में जो सामान होते थे तो बहुत अच्छा लगता था. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट द ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, किंग राजा के बारे में और पिलग्रिम्स. तो सबसे पहला है हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज हाउ टू
find about trade and traders. How to find about trade and traders. How to find about trade and traders. ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चलेगा? ये आपका चैप्टर है, हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. So in this topic we are going to discuss about how to find out about trade and traders. ट्रेड और ट्रेडर्स किस तरीके के व्यापार थे, किस तरीके का ट्रेड था और कैसे व्यापारी थे, यानी व्यापार और व्यापारी, ट्रेड और ट्रेडर, उनके बारे में फाइंड आउट करना है. तो कैसे पता चलता था? तो यू रीड अबाउट दी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. आपने पढ़ा ना कि पॉट होता था, शाइनिंग पॉट, उसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते थे. इन चैप्टर 9 दिस फाइन पॉटरी, स्पेशली बाउल्स और जो प्लेट्स होते थे, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? आपको क्या लगता है कि ये सारे जो पॉट्स हैं, बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, वो हर एक प्लेसेस पे कैसे पहुँचे होंगे? तो ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड एंड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. तो ये डिफरेंट जगह पे कैसे पहुँचे हैं? तो इट वॉज द ट्रेडर्स हु कैरी दीज गुड्स एंड सेल इट टू द अदर प्लेसेस. South India was famous for gold. South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stone. साउथ इंडिया है वो फेमस है गोल्ड के लिए, मसालों के लिए, और मसालों में स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन, बहुत कीमती पत्थर. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर. पेपर को रोमन एम्पायर में उसकी वैल्यू बहुत है. सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड. सी, रोमन एम्पायर, सच एन अमेजिंग फैक्ट वी गेट टू नो ना. रोमन एम्पायर में पेपर इतना वैल्यू करा जाता है कि उसको हम लोग ब्लैक गोल्ड, पेपर समझते हो, काली मिर्च, छोटे छोटे होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, तो उसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता था. सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कैरावान्स. तो जो ट्रेडर्स होते थे या तो इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, सो एदर फ्रॉम द शिप, या तो शिप से ले जाते थे या कैरावान से. कैरावान्स मतलब दिखते थे बहुत सारे लोग. कैरावान वो लोग होते हैं विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. वो एक जगह नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. ठीक है. They must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. So ये देखा गया है कि आई थिंक ट्रेड बहुत ज़्यादा उस टाइम हुआ होगा कि रोमन गोल्ड कॉइन्स जो थे have been found in South India. So can you think of how and why these reached India? कैसे ये इंडिया में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कैसे ये पहुंचा होगा? सो द ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, समुद्र से जाने के रास्ते से उन्होंने बहुत सारे रास्तों को एक्सप्लोर किया था. सम ऑफ देम फॉलोड द कोस्ट. देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल खाड़ी है, ठीक है. Arabian Sea, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो जल्दी भागता है. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent,
from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon. And sturdy ship had to be built for these long journeys. तो इस तरीके से कुछ ट्रेडिंग होती थी इन अवर एंशियंट टाइम। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स थे वो शिप का यूज़ ज़्यादा करते थे, सेलिंग ज़्यादा करते थे फॉर देयर ट्रेडिंग। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे मैक्सिममली यूज द शिप्स। ओके, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि ट्रेडर्स कैसे ज़्यादातर अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो दे मोस्टली डू द सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट। द थर्ड टॉपिक इज न्यू किंगडम्स, जो नए नए राज्य थे कोस्ट के पास, कोस्टल एरिया के पास, समुद्री एरिया के पास। न्यू किंगडम along the coast, new kingdom along the coast, new kingdom along the coast. Okay, so इसके बारे में पढ़ते हैं। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, the southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. Among the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. And the coast become chief and kings who control the river valleys and the coast become rich and powerful. Sangam poems mention the Movindar. This is a Tamil word meaning three chiefs used for the head of three ruling families, the Cholas, the Cheras and Pandyas, who become powerful in South India around 2300 years ago. बच्चों, यहाँ थ्री रूलिंग फैमिलीज की बात हो रही है, जो कि वहाँ के हेड की बात हो रही है, द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिली, जिन्हें थ्री चीफ्स कहते थे। बिकॉज एम चीफ, मुख्य चीफ, मुखिया। ठीक है, थ्री चीफ्स, जिसे मूविंदर भी कहा जाता था, तमिल वर्ड है वो। ये तमिल वर्ड है जिसकी मीनिंग है थ्री चीफ्स। ठीक है, ये जो चीफ और किंग होते थे, मतलब ये जो राजा जिनके पैलेसेस कोस्टल एरिया में होते थे, तो ऐसे लोगों को बहुत पावरफुल माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द थ्री चीफ हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, हर एक जो थ्री चीफ्स है उनके दो सेंटर हैं पावर के। पहला तो होता था वन इनलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट। ऑफ दीज 6 cities, two were very important: Puhar or Kaveri-Pattinam, the port of the Cholas, and Madurai, the capital of the Pandyas. तो दो जगह है, पुहार या कावेरी-पत्तनम, जो कि पोर्ट है चोलास का, एंड मदुराई द कैपिटल है पांड्यास का। तो ये सब कुछ सेंटर्स ऑफ पावर हैं। जो चीफ होते थे, दे डिड नॉट कलेक्ट द रेगुलर टैक्सेस, रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। सो रेगुलर टैक्स की वजह ये क्या करते थे, ये इन्हें गिफ्ट्स मिलता था लोगों से। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते थे, एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया। ट्रिब्यूट मैंने पहले भी पढ़ाया है। ट्रिब्यूट मीन्स जो पर्सन अपने आप से विलिंगली आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ दे रहा है, उपहार दे रहा है, तो डैट इज़ अ ट्रिब्यूट, निछावर जिसे कहते थे। ठीक है,
तो नेबरिंग एरिया से इन्हें ट्रिब्यूट मिलता था। फाइन, आगे बढ़ते हैं। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, कुछ वेल्थ वो रखते थे, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट among the supporter including members of their family, soldiers and poets. So such a great thought. कुछ चीज़ें अपने पास रखते थे, अदरवाइज कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs, who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, ठीक है, कैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। ये तो आपने आई थिंक मूवीज़ों में भी देखा होगा कि जो बहुत बड़े राजा महाराजा ये सब होते थे, तो वो अपने से मतलब छोटे जो पोजीशंस पे हैं तो उनको रिवॉर्ड देते थे। रिवॉर्ड में जैसे कि ये सारी चीज़ें देना। तो यहाँ क्या होता था कि कुछ पोएट्स और जिनके कंपोजिशन संगम कलेक्शन में दिए गए हैं, तो उन पोएट्स को चीफ जो थे, उस जगह के जो चीफ्स होते थे, वो प्रेज करते थे, मतलब वाहवाही करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और ये प्रशंसा वो कैसे करते थे, उनको रिवॉर्ड देते हैं। जैसे जैसे देखते होंगे आप, राजा जो पहने रहते हैं वो उनको निकाल के दे देते हैं ये लोग, ठीक है। तो प्रीशियस स्टोन, बहुकीमती जैसे पत्थर, कीमती पत्थरें, सोना, घोड़े भी दे सकते हैं रिवॉर्ड में, एलिफेंट दे सकते हैं, कैरियट्स दे सकते हैं, फाइन क्लोथ, अच्छे कपड़े दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी। नाउ अराउंड 200 years लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द, 200 साल पहले की बात हो रही है कि डायनेस्टी को हम कहते थे सतवाहनास, बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहना वॉज गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी, ठीक है। ये नाम आप नोट डाउन कर लें। सो आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, 200 साल पहले की बात हो रही है, डायनेस्टी की बात हो रही है, एक साम्राज्य की बात हो रही है, डायनेस्टी जो कि बहुत फेमस थी, उसको कहते थे सतवाहनास। स्पेलिंग ड्रॉ नहीं करेंगे, SATAVAHANAS, सतवाहनास। ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे सतवाहना थे, गौतमी पुत्र थे, ठीक है। सतवाहना इज द नेम ऑफ ए प्लेस, ये जगह का नाम है, और यहाँ के जो रूलर थे जो गौतमी पुत्र नाम है, गौतमी पुत्र। इज इट करेक्ट, अंडरस्टूड? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे सतवाहना के, ठीक है। वी नो अबाउट हिम from an inscription composed on behalf of his mother गौतमी बालश्री। हम इनके बारे में, जो गौतमी पुत्र, इसलिए इनके नाम में ये गौतमी पुत्र, क्योंकि इनकी मदर का नाम गौतमी था। तो सतकर्णी जो थे उनके बारे में हम लोग उनकी मदर के इंस्क्रिप्शन से जानते हैं उनके बारे में। इनकी मदर का नाम था गौतमी बालश्री। So he and other Satvahana rulers were known as the lords of दक्षिणापथ। ये मतलब जितने भी सतवाहना रूलर्स थे उनको कहा जाता था कि ये लॉर्ड्स हैं ऑफ
दे वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। तो ये आप याद रखो, सतवाहना रूलर्स जो थे उनको कहा जाता था दक्षिणापथ। DAKSHINAPATH, दक्षिणापथ। Literally the route leading to the south. Literally the route, वो route था leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ें। The next topic is story of the Silk Route. Story of the Silk Route. So, what are the points which we have discussed? New kingdoms along the coast के पास जो नए नए राज्य थे उनके बारे में पढ़ा। How to find out about trade and traders. Now the story of the Silk Route. The story of the Silk Route. Okay, so let's study about the story of the Silk Route. The rich, glossy color of silk, as well as its smooth texture, make it a highly valued fabric in most society. सिल्क के बारे में आपने बेटा सुना ही होगा बच्चों। सिल्क एक बहुत ही जो, इफ आई टॉक अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ में सिल्क जो है वो एक तरह से आप कह लो कि इट इज नोन एज द किंग ऑफ द क्लॉथ। सिल्क को क्लॉथ का राजा कहते हैं। इट इज नोन एज द किंग ऑफ द क्लॉथ। सो उससे रिच कहा जाता है। द रिच, द ग्लॉसी कलर एज वेल एज स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सिल्क जो है वो हाईली वैल्यूड फैब्रिक है, बहुत वैल्यू किया जाता है इसका, किया जाता है और किया जाता था। हाईली वैल्यूड फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े का कैसा मटेरियल है। सिल्क इज वन ऑफ द फैब्रिक। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट सिल्क बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। द रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons of silkworm, spun into thread and then woven into cloth. तो देखिए क्या प्रोसेस है। कुकून्स जो हैं उनके सिल्क वॉर्म्स लिया जाता है और उसको उससे थ्रेड बनाए जाते हैं और उस थ्रेड से क्लोथ बनाया जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क were first invented in China around 7,000 years ago. आज से 7,000 साल पहले, 7,000 years ago, सिल्क को बनाना स्टार्ट हो गया था इन चाइना। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, पर किस तरीके से सिल्क बनता है उसका जो मेथड होता है बहुत सालों तक सीक्रेट रहा। Some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. अभी क्या होता था कि चाइना से जो लोग दूर दूर जाते थे, पैदल जाते थे, कुछ पैदल जाते थे, कुछ हॉर्स पे बैठ के जाते थे, कुछ कैमल्स पे बैठ के जाते थे। दे कैरीड द सिल्क विद देम।
This path they followed came to be known as the Silk Route. तो जो पाथ वो फॉलो करते थे उस पाथ को कहने लगे लोग सिल्क रूट, क्योंकि वो सिल्क कैरी करते थे, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज सिल्क रूट. नाउ व्हाट हैपेंड, sometime Chinese ruler sent gift of silk to rulers in Iran and West Asia. तो चाइना में ही तो मैथड इसका डेवलप हुआ, तो वहाँ के रूलर एज अ गिफ्ट ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर को देते थे. एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट. वहाँ से ही जो सिल्क के बारे में जानकारी है वो स्प्रेड हुई. अबाउट 2000 years ago, आज से 2000 साल पहले, wearing silk become the fashion among the ruler and the rich people in Rome. मतलब अगर कोई at that time अगर सिल्क वेयर करता है तो ये माना जाता था कि हाँ, they were the king or they were the something a rich people in Rome. So at that time wearing a silk is one of the fashion among the ruler. जैसे आप सभी के पास कुछ फैशन आते हैं ना, कुछ फैशन आता है तो फिर you wear that kind of dress. तो यही था इन लोग के साथ भी. So it was very expensive, बहुत expensive था, as it had to be brought all the way from China. चाइना से लाना पड़ता था, तो इसलिए भी expensive था, क्योंकि along dangerous roads through mountains and desert. So इन सारी चीज़ों से होते हुए आते थे, इसलिए ये थोड़ा सा expensive था. People living along the route often demanded payments for allowing the traders to pass through. तो थोड़ा सा expensive इसलिए भी हो जाता था कि जब वो इतनी दूर से लेके आते थे तो कुछ रूट्स में भी कुछ ट्रेडर्स होते थे, कुछ लोग होते थे जो कि पेमेंट्स डिमांड करते थे, सो दैट दे कैन अलाउ द ट्रेडर्स टू पास थ्रू. ट्रेडर्स तो जाने के लिए दे आस्क फॉर द पेमेंट. तो ऑब्वियसली बात है, जगह जगह पे भी उन्हें कुछ पेमेंट्स देने पड़ते थे अपने सामान, अपने गुड्स को लाने के लिए, तो ऑब्वियसली इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव. Okay, some kings tried to control large portion of the route. This was because they could benefit from the taxes, tributes and gifts that were brought by the traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. तो क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे इनके लिए कुछ ना कुछ सामान लेके आते थे, तो इन ट्रेडर्स से इनको जैसे ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट्स मिलते थे, तो इसके रिटर्न में ये लोग ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे. फ्रॉम किससे? अटैक बाय द रॉबर्स. पहले लुटेरे बहुत ज़्यादा होते थे, रॉबरी होती थी, तो रॉबर्स होते थे, तो उनसे वो ये लोग उन्हें बचाते थे. So the best known of the ruler who controlled the Silk Route were the Kushanas. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर जीके में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सिल्क रूट को कंट्रोल करने वाले जो रूलर्स थे वो कौन थे? वो थे कुशानास. आई शुड राइट इट ओवर हियर, कुशानास. ओके, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. कुशानास का जो टू मेजर सेंटर ऑफ पावर था वो था पेशावर एंड मथुरा. तक्षशिला was also included in their kingdom. During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. The Kushanas were among the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. These were used by traders along the Silk Route.
सो आई होप चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंड। स्टिल अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे क्लासरूम में पूछेंगे। फाइन, थैंक यू।